हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने इस क्लास में चैप्टर 15 के क्लास नंबर 6 में हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक एप्लीकेशंस का क्वेश्चन नंबर 4। ये एमएमई 2 की क्लास है, सेकेंड सेम वाले बच्चों की, और इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेटर एंड हैमंड से चैप्टर 15 चल रहा है, क्लास नंबर 6। और क्लास नंबर 6 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक एप्लीकेशन का क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्लास में हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, 2 कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पे, एमपीएल एमपीके और उसके साइन पे, और तीसरा वाला था मैक्सिमाइज प्रॉफिट यूजिंग क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन। तो आज थोड़ा क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन है क्वांटिटी का फंक्शन दे रखा है, प्रोडक्शन फंक्शन L1 प्लस L2। ये आपके बुक में दिया होगा, लैंग्वेज काफ़ी बड़े होते हैं, मैंने लैंग्वेज को स्किप कर दिया। L1 जो है वो फर्स्ट अमाउंट ऑफ लेबर है, L2 जो है वो सेकेंड अमाउंट ऑफ लेबर है। हो सकता है कि L1 स्किल्ड हो और L2 जो है वो अनस्किल्ड हो। हर फैक्ट्री में सिर्फ पढ़े लिखे इंजीनियर ही थोड़ी काम करते हैं, वो अनपढ़ लोग भी तो काम करते हैं ना। जो बेसिक लेवल पे, जो ग्रास रूट लेवल पे जो वर्क होता है, वो तो जो वर्कर करते हैं वो सब अनपढ़ ही होते हैं, या फिर थोड़े बहुत पढ़े लिखे। पढ़ाई छोड़ो तो उन्होंने कोई स्किल नहीं डेवलप की है। ठीक है, तो स्किल्ड और अनस्किल्ड 2 टाइप के लेबर हैं। तो क्वांटिटी बन रहा है L1 प्लस L2। वेज जो फर्स्ट टाइप लेबर को दे रहे हैं उसकी इक्वेशन है, वेज इक्वेशन है α1 प्लस β1 L1, α1 प्लस β1 L1, और सेकेंड वेज की इक्वेशन है α2 प्लस β2 L2। अब इन्होंने पूछा है कि मैक्सिमाइज करो प्रॉफिट को, और कॉस्ट इज ओनली दी वेजेस पेड टू दी लेबर। अगर ये आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें ये बातें लिखी होती है, वो हम आपको अलग से बता रहे हैं कि कॉस्ट सिर्फ लेबर का खर्चा है जो लेबर को हम वेजेस दे रहे हैं। मैक्सिमाइज प्रॉफिट बी में है ऑप्टिमल लेबर डिमांड। ऑप्टिमल लेबर डिमांड मतलब किसकी वैल्यू? L1 और L2 की वैल्यू। सी इज ऑप्टिमल वेजेस, ऑप्टिमल वेजेस। हाँ जी बच्चे, तो ऑप्टिमल वेजेस, ये 3 चीजें हमें निकालनी है। चलो करते हैं। सबसे पहले कि रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। तो प्राइस हमें पता नहीं है, प्राइस हमें पता नहीं है, तो लेट द प्राइस बी पी। प्राइस हमें खुद से लेट करना पड़ेगा पी। तो रेवेन्यू विल बी, रेवेन्यू जो है आर, वो हो जाएगा पी इंटू क्यू, यही होता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू हो जाएगा पी इंटू क्यू की जगह पे L1 प्लस L2, और पी जो है ना वो है कांस्टेंट, क्योंकि ऐसा कोई डिमांड फंक्शन नहीं दे रखा है जो पी से रिलेटेड हो, तो फिर हम कांस्टेंट पी लेकर के फिर काम आगे कर रहे हैं। तो रेवेन्यू हो जाएगा पी इंटू L1 प्लस L2। कॉस्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि कॉस्ट इज द ओनली वेजेस पेड टू द लेबर। तो कॉस्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट वर्कर का वेज है पर यूनिट वर्कर, और अगर हम L1 यूनिट ऑफ फर्स्ट वर्कर यूज कर रहे हैं तो कितना वेज पे करेंगे फर्स्ट टाइप के वर्कर को? तो W1 इंटू L1 प्लस W2 इंटू L2। समझ में आ रहा है सभी को? मान लो अगर L1 अमाउंट ऑफ लेबर है तो W1 इंटू L1 टोटल वेज पे करेंगे पूरे L1 वर्कर को। L2 अगर मान लो 20 लेबर है और एक को अगर 100 रुपये दे रहे तो 100 इंटू 20 2000 पे करेंगे एक घंटे के लिए, इस तरीके से। ये क्लियर है बच्चे, रेवेन्यू और कॉस्ट सभी को? ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट। लेट पाई बी दी प्रॉफिट, लेट पाई बी दी प्रॉफिट, देन पाई इज इक्वल टू हो जाएगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। पाई इज इक्वल टू हो जाएगा W1 L1 प्लस W2 L2 माइनस ओ गलत कर दिया मैंने, रेवेन्यू तो ये है ना, P L1 प्लस L2 माइनस W1 L1 प्लस W2। अच्छा, और इस इक्वेशन को तो यूज़ किया ही नहीं W1 का ना, अभी कर लेंगे कोई बात नहीं। W2 L2 वो भी माइनस में आएगा,
और आप देखोगे गौर से तो W1 और W2 की वैल्यू दी हुई है, तो W1 की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, क्या, α1 प्लस β1 L1, α2 प्लस β2 L2। इधर आ जाएगा α1 प्लस β1 L1 इंटू L1 माइनस α2 प्लस β2 L2 इंटू L2। तो ये आ गया PL1 प्लस PL2 माइनस α1 L1 माइनस β1 L1 स्क्वायर माइनस α2 L2 माइनस β2 L2 का स्क्वायर। ये हो गई पाई की वैल्यू। अब देखो पाई इज इक्वल टू, लास्ट क्लास में मैंने एक टेक्निक आपको बताया था कि अगर दो दो वेरिएबल हों और क्वाड्रेटिक टाइप का कुछ सीन बन रहा है तो हम दोनों वेरिएबल को अलग अलग करेंगे, मतलब L1 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 इन सबको अलग करेंगे। तो ये आ जाएगा P माइनस α1 L1 माइनस β1 L1 स्क्वायर। उसके बाद से आ जाएगा इन सब का PL2 अल्फा L2 और बीटा L2 स्क्वायर। तो P माइनस α2 L2 माइनस β2 L2 स्क्वायर। ये हो गई पाई की वैल्यू। तो पाई इज इक्वल टू, अब जब क्वाड्रेटिक हो गया और आपने अलग अलग कर दिया है तो ये हो जाएगा माइनस β1 बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा L1 स्क्वायर, और फिर इधर आ जाएगा माइनस में P माइनस α1 बाई β1 L1। समझ में आ रहा है? P माइनस α1 बाई β1 इंटू L1। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ से जो β1 माइनस β1 था ना इसको बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर भी माइनस β1 आ जाएगा, बस यही है। फिर इधर आ जाएगा माइनस β2 L2 स्क्वायर माइनस P माइनस α2 बाई β2 L2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? अब 2 वाला करेंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड वाला काम करेंगे। तो चलो देखो, माइनस β1 बहुत ही केयरफुली L1 स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे P माइनस α1 बाई 2 β1 L1। और देखो ये जो चीज़ होता है, अगर आप इसको अल्फा मानते हो, इसको अल्फा, तो ये पूरी चीज़ बीटा हो जाएगी। उस तरीके से हम लोग इसको सोचते हैं। तो इधर में हम लोग P माइनस α1 बाई 2 β1 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, माइनस करेंगे P माइनस α1 बाई 2 β1 का होल स्क्वायर, फिर करेंगे माइनस β2 L2 स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई P माइनस α2 बाई 2 β2 L2 प्लस, अब देखो इस चीज को क्या करेंगे हम लोग, एक बार इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और एक बार इसका स्क्वायर माइनस भी करेंगे। तो P माइनस α2 बाई 2 β2 का होल स्क्वायर, P माइनस α2 बाई 2 β2 का होल स्क्वायर। एक बार प्लस किया तो एक बार माइनस भी करेंगे ब्रैकेट के अंदर में। अब अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो तीनों है, ये तीनों a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म बन रहा है, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, वेयर a इज L2 और b इज P माइनस α2 बाई 2 β2। अब आप समझ रहे हो? तो उस तरीके से जब लिखेंगे तो पाई आ जाएगा माइनस β1, देखो ना, L1 और माइनस दिस का होल स्क्वायर, L1 माइनस P माइनस α1 बाई 2 β1 होल स्क्वायर। और ये चीज फिर पूरी चीज माइनस β1 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस हो गया प्लस β1 P माइनस α1 का होल स्क्वायर बाई 4 β1 का होल स्क्वायर। अब इधर देखो माइनस β2 का भी आने वाला है, तो माइनस β2 L2 माइनस P माइनस α2 बाई 2 β2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस β2 P माइनस α2 का होल स्क्वायर
बाई 4 बीटा 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, तो बहुत इत्मीनान से करना है। अब देखो, बीटा 2 से एक बीटा 2 कैंसिल, बीटा 1 से एक बीटा 1 कैंसिल। अब हम लोग क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन तक पहुंच चुके। लास्ट क्लास की होगी तो आज की क्लास में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी। बीटा 1 L1 माइनस पी माइनस अल्फा 1 बाई 2 बीटा 1 होल स्क्वायर, फिर माइनस बीटा 2 L2 माइनस पी माइनस अल्फा 2 बाई 2 बीटा 2 का होल स्क्वायर, और कांस्टेंट में आएगा पी माइनस अल्फा 1 का होल स्क्वायर बाई 4 बीटा 1 प्लस पी माइनस अल्फा 2 का होल स्क्वायर बाई 4 बीटा 2। अब देखो, इस तरीके से लिखने का मतलब क्या है कि ये तो कांस्टेंट है बच्चे, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कोई L1 L2 है ही नहीं। वेरिएबल L1 L2 है, वो नहीं है, तो दिस इज कांस्टेंट, ये नहीं बदलने वाला। ये दोनों हो गए कांस्टेंट। अब जो भी बदलाव होगा वो इसमें होगा, इस L1 की वजह से और L2 की वजह से, कि आप कितना लेबर रखना चाह रहे हो। L1 कितना मेंटेन करोगे, L2 कितना मेंटेन करोगे। L1 कितना मेंटेन करोगे, L2 कितना मेंटेन करोगे, उस पर डिपेंड करेगा। बढ़ाते जाओगे, बढ़ती जाएगी वैल्यू, लेकिन होल्ड ऑन, बाहर में माइनस बीटा 1 भी है, माइनस बीटा 2 भी है, और यहाँ देखो तो लेबर बढ़ेगा तो वेज बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, तो बीटा 1 पॉजिटिव है। तो बीटा 1 और बीटा 2 पॉजिटिव है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। तो माइनस बीटा 1 क्या हो गया, नेगेटिव। ये पूरी क्वांटिटी हो गई नेगेटिव, ये भी पूरी क्वांटिटी हो गई नेगेटिव। अब नेगेटिव है और बढ़ता जाएगा तो कुछ ऐसा सीन बनेगा ना, इस साइड बढ़ता चला जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी होगा। तो नेगेटिव में मिनिमम तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम तो हमें पता है कि जीरो होगा। जब पॉजिटिव हो ही नहीं सकता तो मैक्सिमम होगा जीरो, जब L1 की वैल्यू ये हो जाए और L2 की वैल्यू ये हो जाए। ये मतलब ये पूरी चीज हो जाए L1 की वैल्यू, तो लिखेंगे कि मैक्सिमम मिलेगा पाई, मैक्सिमम पाई इज इक्वल टू, जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, ये भी, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, तो जीरो प्लस पी माइनस अल्फा 1 का होल स्क्वायर बाई 4 बीटा 1 प्लस पी माइनस अल्फा 2 का होल स्क्वायर बाई 4 बीटा 2 एट L1 इज इक्वल टू पी माइनस अल्फा 1 बाई 2 बीटा 1। बताया था ना मैंने, जब L1 की वैल्यू ये हो जाए, और L2 इज इक्वल टू, हाँ जी कुछ पूछना चाह रहे हो, वॉइस ब्रेक हो गया आपका। ठीक है, तो देखो L1 L2 की वैल्यू भी आ गई, मैक्सिमम प्रॉफिट भी आ गई, तीन चीजें पूछी हुई थी ना, तो दो चीज तो हमने निकाल लिया, मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकाल लिया, लेबर डिमांड भी निकाल लिया, अभी वेजेस नहीं निकाला। तो वेजेस के लिए कुछ नहीं करना, वेजेस के लिए बस इस L1 की जगह पे वैल्यू डाल देना है, यानी W1 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 L1, तो W1 इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1, L1 की जगह पे डाल देंगे p माइनस अल्फा 1 बाई 2 बीटा 1, बीटा 1 कैंसिल, इधर आ जाएगा 2 अल्फा 1 प्लस p माइनस अल्फा 1, इधर आ गया अल्फा 1 प्लस p बाई 2। उसी तरीके से W2 निकालेंगे तो वो भी अल्फा 2 प्लस p बाई 2 आ जाएगा। तो ये तो निकालना था, तो बिल्कुल ये सेम टू सेम लास्ट एग्जाम्पल जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसका नेचर बदल गया। लास्ट वाले में हम लोगों ने मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला था, वहाँ पे जॉइंट कॉस्ट था, प्राइस डिमांड फंक्शन दिया हुआ था हमारा, यहाँ पे लेबर के टर्म्स में है और लेबर ही हमारा कॉस्ट है। तो सेम टू सेम उसी तरीके से सॉल्व हुआ है, बस थोड़ा सा वेरिएबल का इधर उधर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में जैसा हमने क्वेश्चन किया था ना वैसा ही है, लेकिन उसमें एक स्पेशल केस लगा दिया है, व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड। लास्ट क्लास का एग्जांपल देखें, उसमें P1 P2 अलाउड था, देखो ये देखो ना, अलग अलग प्राइस करना अलाउड था, लेकिन अब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 में कि P1 P2 दोनों सेम हो जाएंगे, तब क्या होगा, ये एक स्पेशल केस है। तो चलो देखते हैं तब क्या होगा। हाँ जी बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। P1 इज इक्वल टू 100 माइनस Q1, P2 इज इक्वल टू 80 माइनस Q2।
और ज्वाइंट कॉस्ट दिया हुआ है 6 इंटू Q1 प्लस Q2। ये क्वेश्चन थोड़ा करने में मजा आएगा और थोड़ा इजी भी लग रहा है। क्यों क्यों इजी लग रहा है? क्योंकि इसमें कुछ नंबर दे दिया है, 100, 80, 6, ये सब कुछ नंबर है जो कि सॉल्व करने में मजा आएगा। इसमें निकालना है, पहली बात मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। प्राइस चार्ज निकालना है, प्राइस कितना चार्ज करेगा भाई? प्राइस तो सब वही चार्ज करना चाहते हैं जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये तीसरा वाला केस इंपॉर्टेंट है। लॉस होगा या प्रॉफिट होगा इसका पता लगाना है व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल। व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब अब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते P1 और P2 में, हर एक माल हो गया। व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल, यानी पहले दोनों केस में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है। तो पहला और सेकंड तो आप निकाल सकते हो, थर्ड वाले में मेरी जरूरत पड़ेगी। तो सभी बच्चे 5 मिनट का समय देते हैं क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन तक पहुंच करके, और फिर उसको सॉल्व करके निकाल करके मुझे बताओ कि वैल्यू कितनी आ रही है। वैल्यू एग्जैक्ट एक नंबर आएगी, क्योंकि अब आपको 80, 100, 6 ये सब नंबर दिया हुआ है। अब एक नंबर आएगी, ABC के फॉर्म में नहीं आएगा। तो वो एग्जैक्ट फिगर क्या है आपको बताना है मुझे, फिर हम पार्ट 3 बताएंगे। तो सभी बच्चे ट्राई करें। रिकॉर्डेड वाले बच्चे जो रिकॉर्डिंग क्लास लिए हो वो बच्चे क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके फिर अपना ट्राई करेंगे, उसके बाद से फिर मेरा देखेंगे कि मैम ने क्या सॉल्यूशन कराया। ठीक है बच्चे? तो सभी बच्चों ने ट्राई कर लिया, काफ़ी टाइम भी ले लिया। तो देखते हैं। अच्छा, फिगर नहीं बताया आपने, आंसर क्या आया बच्चे बताना। नहीं, 47 और 37 आएगा। चलो देखते हैं कहाँ गलती हुई है, मैच करना। देखो सबसे पहले तो P1, ये बिल्कुल लास्ट क्लास की तरह चलेगा इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। R इज इक्वल टू P1 इंटू Q1 करेंगे प्लस P2 इंटू Q2। तो P1 हो जाएगा 100 माइनस Q1 इंटू Q1 करेंगे, और प्लस P2 हो जाएगा 80 माइनस Q2 इंटू Q2। इसको पूरा करेंगे, ओपन करेंगे तो 100 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर प्लस 80 Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर। कॉस्ट हो जाएगा 6, ये रहा ज्वाइंट कॉस्ट है ना, इसको खोल दिया, 6Q1 प्लस 6Q2। तो प्रॉफिट हो जाएगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू इज 100 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर प्लस 80 Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर माइनस 6Q1 माइनस 6Q2। ठीक है, अब इसमें Q1 और Q2 को अलग अलग करेंगे। अच्छा, अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे ना, नंबर है इधर देखो, 100 Q1 और माइनस 6Q1 कितना हो गया, 94 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर, और इधर हो गया 80 Q2 माइनस 6, तो कितना हो गया 74 Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर। तो देखो ना, पाई इज इक्वल टू, इसका Q1 को अलग कर लोगे तो माइनस Q1 का स्क्वायर माइनस 94Q। ठीक है, इधर माइनस बाहर ले लोगे तो Q2 का स्क्वायर माइनस 74Q2। तो पाई इज इक्वल टू माइनस Q1 का स्क्वायर, अब अंदर में होल स्क्वायर बनाएंगे तो 94 का हाफ कितना होता है, 2 बाहर में ले लेंगे और 94/2 करेंगे इंटू Q, और प्लस 94/2 कितना होता है, 47 ना। हाँ, तो 47 का स्क्वायर एक बार ऐड होगा और 47 का स्क्वायर एक बार माइनस होगा। फिर माइनस दूसरे वाले का करेंगे, इस वाले ब्रैकेट का, तो Q2 स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई और 74/2 इंटू Q2, अच्छा ये Q1 था ना, हाँ, और प्लस 74/2 कितना होता है, 37। तो 37 का स्क्वायर एक बार प्लस करेंगे और 37 का स्क्वायर एक बार माइनस करेंगे। तो पाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस, ये तीन चीजें जो हैं मिलकर के Q1 माइनस 47 का होल स्क्वायर, ये तीन चीज मिलकर के Q2 माइनस 37 का होल स्क्वायर, ये 47 स्क्वायर अलग है, ये 37 स्क्वायर अलग है। तो पाई इज इक्वल टू माइनस
इधर आ जाएगा Q1 माइनस 47 का होल स्क्वायर, और जो बाहर का माइनस है ये इस माइनस के साथ मिलकर के हो जाएगा 47 का स्क्वायर। अब ये तीनों मिलकर के हो जाएगा माइनस में Q2 माइनस 37 का होल स्क्वायर, और ये माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस 37 का स्क्वायर। तो पाई इज इक्वल टू आ गया माइनस Q1 माइनस 47 का स्क्वायर माइनस Q2 माइनस 37 का स्क्वायर, और 47 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर कितना होगा? 47 का स्क्वायर आ रहा है बच्चे 2209, और प्लस में कर देते हैं 37 का स्क्वायर, पूरा आ रहा है 3578। सबका आ रहा है, मैच कर लो एक बार। तो ये आ गया हमारा 3578। अब देखो इसका कोफिशिएंट क्या है? माइनस नेगेटिव है। नेगेटिव के केस में मैक्सिमम मिलता है, तो मैक्सिमम पाई इज इक्वल टू, ये तभी होगा जब ये 0, ये भी 0 और 3578 आया। किस पे आया? एट Q1 इज इक्वल टू 47 एंड Q2 इज इक्वल टू 37। तो क्वांटिटी लेवल भी निकल गया जिस पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट मिला है 3578, किस पे मिल रहा है? 47 और 37 पे मिल रहा है। और भी कुछ पूछा हुआ है, प्राइस चार्ज्ड। तो प्राइस चार्ज में P1 इज इक्वल टू 100 माइनस Q1, तो प्राइस चार्ज निकाल सकते हैं। P1 इज इक्वल टू 100 माइनस Q1, तो P1 इज इक्वल टू 100 माइनस 47 कितना हो जाएगा? 53। और P2 इज इक्वल टू कितना है? 80 माइनस Q2, तो P2 इज इक्वल टू 80 माइनस 37, तो 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 3 गया 43, तो 43 आ गया प्राइस, और P1 आ गया 53, दोनों का प्राइस भी आ गया। अब हम लोग थर्ड पार्ट करने चलेंगे। यहाँ तक तो आपको कर लेना चाहिए था बच्चे। अब थर्ड पार्ट करते हैं। जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है, वो सही ट्रैक पे चल रहे हैं। जिनका नहीं आया उन्हें अभी भी और रिवीजन और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना इजी सा चीज़ आपको क्यों नहीं आ रहा है? इकॉनर्स के बच्चे हो तो आपको तो आना चाहिए ये सब। लॉस ऑफ प्रॉफिट व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल, मतलब अब प्राइस डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर सकते, P1 और P2 नहीं कर सकते, जहां भी जाएगा प्राइस सेम ही जाएगा। तो व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल, तो थर्ड, व्हेन प्राइस discrimination is made illegal। इलीगल तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? P2। P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2, और इसको भी हमने मान लिया P, तो लेट P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P मान लिया हम लोगों ने दोनों को। तो ये आ गया, ध्यान से सुनना। तो अब हमारा डिमांड फंक्शन बन जाएगा, ये जो था ना P1, इसकी जगह पे भी आप P डाल दो, P2 की जगह पे भी P डाल दो, तो P इज इक्वल टू 100 माइनस Q1, P इज इक्वल टू 80 माइनस Q2, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो P इज इक्वल टू 100 माइनस Q1, और साथ ही साथ चल रहा है P इज इक्वल टू 80 माइनस Q2। तो अब हमारा जो रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू वो तो P इंटू Q1 प्लस P इंटू Q2 हो जाएगा। तो रेवेन्यू हो जाएगा P इंटू Q1 प्लस Q2। अब बात आ रही है कि P की वैल्यू डालें या Q1 प्लस Q2 की डालें। P की तो दो तरीके की वैल्यू है, P की तो दो तरीके की वैल्यू है, तो हम P की वैल्यू डालने में कंफ्यूज हो रहे हैं कि P इज इक्वल टू 100 माइनस Q1 डाले या 80 माइनस Q2 डाले। तो एक ऑप्शन है हमारे पास कि Q1 प्लस Q2 ही डाल सकते हैं। ध्यान से सुनो, यहाँ से हम लोग Q1 निकालेंगे, Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 माइनस P, और इधर से हम लोग Q2 निकालेंगे, Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 माइनस P, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 180 माइनस 2P। इसको पुट करने जा रहे हैं, तो रेवेन्यू इज इक्वल टू P, इधर आ गया 180 माइनस 2P।
तो देखो ना, रेवेन्यू भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, 180p माइनस 2p स्क्वायर, 180p माइनस 2p स्क्वायर आ गया रेवेन्यू। अब कॉस्ट की बारी आ रही है। कॉस्ट क्या था हमारा? कॉस्ट था 6 इंटू Q1 प्लस Q2। तो कॉस्ट था 6 इंटू Q1 प्लस Q2। तो कॉस्ट हो जाएगा 6 इंटू Q1 प्लस Q2 हो जाएगा 180 माइनस 2p। तो 180 इंटू 6 कितना आ जाएगा? क्या हो गया? 180 माइनस 2p तो सही है ना? तो 6 इंटू 180, 1080 माइनस 12p। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चे? अब जब प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो पाई आ जाएगा रेवेन्यू और माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू हो जाएगा 180p माइनस 2p स्क्वायर माइनस कॉस्ट हो जाएगा 1080 और प्लस में आ जाएगा 12p। तो पाई इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 2p स्क्वायर, 180p और प्लस 12p, 192p माइनस 1080। अब आप इसको जो है वो क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हो और मैक्सिमा मिनिमा से भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल वेरिएबल का मैक्सिमा मिनिमा हमें पता है। अभी फंक्शनल फॉर्म मोर देन 2 वेरिएबल या 2 वेरिएबल का हमने नहीं पढ़ा, वो चैप्टर 17 में पढ़ेंगे। इसलिए आप यहाँ पे चाहो तो सीधा आप डी पाई बाई डी पी इज इक्वल टू 0 कर सकते हो फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि अब ये 1 वेरिएबल में रिड्यूस हो गया है। तो ये आ जाएगा माइनस 4p प्लस 192। देखो ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो माइनस 4p प्लस 192 इज इक्वल टू 0। तो 4p इज इक्वल टू 192, p इज इक्वल टू आ गया 192 बाई 4। 192 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 48। तो 48 प्राइस रखना पड़ेगा, और जब आप प्राइस 48 रख दोगे तो फिर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? मैक्सिमम पाई इज इक्वल टू, आपको यहाँ पी की वैल्यू पुट करनी है। इसमें ये जो पाई का जो फंक्शन है इसमें पी की वैल्यू पुट करनी है। तो माइनस 2 पी आ गया 48 का स्क्वायर प्लस 192 पी आ गया 48 माइनस 1080। तो 48 का स्क्वायर 2304 इंटू 2, यह 4608 माइनस 4608, 192 इंटू 48 इज इक्वल टू प्लस में 9216 माइनस 1080, 9216 माइनस 1080 और फिर माइनस में 4608। पूरा फाइनली सॉल्व कर रहे हैं। सो वी आर गेटिंग 3528। ये है व्हेन P इज नॉट डिस्क्रिमिनेटेड। जब P को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है तब का प्रॉफिट है। कितना ये प्रॉफिट? 3528। और पहले कितना था? निकाला हुआ है ना हमने। ये है 3578। मैक्सिमम प्रॉफिट है 3578, अब आ गया 3528। तो ध्यान से सुनना, पहले था 3578 ज़्यादा था और अब है 3528। तो वी आर गेटिंग अ लॉस ऑफ कितना? 50 रुपीज़ 50 का लॉस हो रहा है। रुपीज़ 50 का लॉस हो रहा है अगर हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को बंद कर देंगे तो। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बंद होने का ये मतलब नहीं है कि जो लोअर प्राइस है उस पर हम अपर प्राइस को डाल देंगे। भाई बीच में कहीं पे नेगोशिएट होता है, ना लोअर प्राइस ना अपर प्राइस, दोनों के बीच में। तो अगर वो नेगोशिएशन वाला प्राइस अगर हम कितना रखते हैं 48, देखो ना पहले प्राइस कितना था, निकाला तो हुआ है हमने 53 और 43, बीच का आया 48। तो अगर 48 रखोगे तो फिर आपको लॉस होगा 50 रुपीज़ का। समझ में आ गई बात? तो यही पूछा था कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा अगर हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को
इलीगल कर दे तो। ठीक है, ये आ गया समझ में बच्चे? तो देखो इकोनॉमिक एप्लीकेशन वाले तो क्वेश्चन सारे हो गए, इकोनॉमिक एप्लीकेशन वाले तो सारे हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन टू वेरिएबल्स। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन, ये नया टॉपिक है, टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन टू वेरिएबल्स। तो ध्यान से सुनो, इसको एक एग्जाम्पल से समझोगे तब समझ में आएगा। मान लो मैंने आपको दिया है x² + y², फिर दिया है x + y का होल स्क्वायर, इन सब पे डिस्कशन करना है। x + y का होल स्क्वायर, फिर दिया है -x² - y², फिर दिया है -x + y का होल स्क्वायर, और इधर दे दिया है x² - y²। ये 5 सिचुएशन आपको दी गई है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन टू वेरिएबल्स, तो x और y हैं, दोनों ही क्वाड्रेटिक फॉर्म में, दोनों का पावर 2 है। अब हमें डिसाइड करना है कि ये एक्सप्रेशन हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले ही लेट कर लेते हैं कि एक्स वाई जो है वो 0 0 नहीं है, क्योंकि 0 0 डालोगे तो हर जगह फिर 0 0 ही आ जाएगा, तो 0 0 को छोड़ करके कोई और वैल्यू है। अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। अब आप x² में कुछ भी डालोगे, y² में कुछ भी डालोगे, वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव या नेगेटिव या 0? बताओ, कुछ सोच करके बताओ। हर बार पॉजिटिव ही आएगी, 0 नहीं आएगा, क्योंकि हमने 0 0 को तो पहले ही एक्सक्लूड कर दिया है कि आपको ओरिजिन नहीं लेना है, ओरिजिन छोड़ के आप कोई भी पॉइंट पुट करो। अब कहोगे मैम कैसे सोचते हैं, ओरिजिन छोड़ करके कोई भी पॉइंट, रुक जाओ, ओरिजिन छोड़ करके कोई भी पॉइंट, सब चलेगा, ये सब 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 चलेगा, बस ओरिजिन नहीं चलेगा। तो कोई भी डालते हो, चाहे x पॉजिटिव, चाहे y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, कुछ भी, चारों क्वाड्रेंट में से कोई भी वैल्यू डालोगे, ये हमेशा ही क्या आने वाला है, f(x,y) इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। समझ में आ रही है बात? अब इधर देखो, x + y की जरूरत है, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव तो होगा, लेकिन अंदर में x + y है, तो मान लो कि x = 1 डालते हैं और y = -1 डालते हैं, भाई ओरिजिन तो नहीं है ना, 1 और -1 इज नॉट 0 0। तो उस केस में f(x,y) क्या होगा, स्क्वायर आ गया तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन, और इक्वल टू भी आ सकता है 0, नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। समझ में आई बात? अब इधर आएगा माइनस, कॉमन ले लोगे, तो अब आपको पता है कि अंदर वाली चीज जब हमेशा पॉजिटिव ही आने वाली है, तो बाहर वाला नेगेटिव उसको हमेशा क्या करने वाला है, ऑलवेज नेगेटिव। समझ में आ रहा है या नहीं? अब जरा -x + y के होल स्क्वायर के लिए बताओ कि ये क्या आएगा। मान लो मैंने ले लिया 1 और -1, x की जगह 1 और y की जगह -1, तब तो 0 भी आ सकता है ना, और नेगेटिव तो होगा ही होगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर और बाहर में नेगेटिव है, तो नेगेटिव और इक्वल टू 0। और x² - y² का कुछ नहीं पता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आ सकता है, लेस देन इक्वल टू 0 भी आ सकता है। अगर मान लो मैंने x = 2 ले लिया, y = 1 ले लिया, तो f(x,y) क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर उल्टा ले लिया, x = 1 और y = 2 ले लिया, तो f(x,y) क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। क्लियर? अब इन सब के लिए एक खास टर्म बनाया गया है, वो टर्म आपको पता होना चाहिए, लॉजिक तो आप समझ चुके हो, वो टर्म है क्या। तो यहां पर हम लोग बोलते हैं ये डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डेफिनेट, इस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चे, पॉजिटिव डेफिनेट, इस पे
2 ही स्टार लगाएंगे, क्योंकि हर बार आए ये जरूरी नहीं है, कभी पूछते हैं कभी नहीं भी पूछते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं ऑल्टरनेट ईयर या जिनके आने के 50-50 चांसेस होते हैं, वो सब में से ये है। पॉजिटिव डेफिनेट हम यूज करेंगे अगर हम किसी एक्सप्रेशन के बारे में बिल्कुल एश्योर्ड हो जाए कि हाँ ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो सेकंड वाले में कभी कभी जीरो भी हो सकता है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव सेमी डेफिनेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। अब ये डेफिनेटली नेगेटिव है तो नेगेटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेमी डेफिनेट, नेगेटिव सेमी डेफिनेट। क्योंकि जहां भी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा वहां पे बच्चे सेमी वर्ड यूज होने लगेगा। और इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, तो इनडेफिनेट। ये 5 टर्म आपको आगे समझ में। अभी इजी से एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोगों ने समझा, अभी इजी एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोगों ने समझा। अब है कि इतना इजी तो एक्सप्रेशन आपको हर बार नहीं मिलने वाला, हर बार नहीं मिलने वाला। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको कुछ दे दिया fxy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 3y स्क्वायर, अब कुछ पता ही नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, तब के लिए हमारे पास नथिंग क्लियर, नॉट क्लियर कि क्या होगा। तब हमारे पास कुछ कंडीशन दी गई है, उसका प्रूफ हमें नहीं पढ़ना है, प्रूफ नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्राइटेरिया है जो कि हमें पता होना चाहिए, और इसको हम सीधा अप्लाई करेंगे, सीधा अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे। तो एफ एक्स वाई का जनरल फॉर्म ले लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर, यानी x का जो कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको a माना गया है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको a माना गया है, जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है उसको 2b माना गया है, जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको c माना गया। ध्यान से सुनना, 2b माना गया, b नहीं, 2b, 2b ध्यान में रखना है। अब है केस 1, केस 1 में अगर a ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0, a b b c इज ग्रेटर देन 0, उस केस में ये हो जाएगा पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, ध्यान से सुनो, हर चीज पॉजिटिव हो जाए, ए भी पॉजिटिव हो जाए, सी भी पॉजिटिव हो जाए, डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव हो जाए, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव डेफिनेट। केस 2, अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a b c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस केस में हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। समझ में आया? अगर इज इक्वल टू लग गया तो फिर ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, और अगर a नेगेटिव आ गया, c नेगेटिव आ गया, a b b c नेगेटिव नेगेटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट। अब ध्यान से सुनो, हर चीज के लिए जो डिटर्मिनेंट है ना, ये पॉजिटिव ही आ रहा है, कभी नेगेटिव नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनना, तो चाहे पॉजिटिव डेफिनेट हो या पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो, नेगेटिव डेफिनेट हो या फिर नेगेटिव सेमी डेफिनेट हो। हाँ जी बच्चे, तो पॉजिटिव डेफिनेट हो या पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो, नेगेटिव डेफिनेट हो या फिर नेगेटिव सेमी डेफिनेट हो, सेमी डेफिनेट में 0 अलाउड है। तो और a अगर नेगेटिव है, c नेगेटिव है, तो केस 4 में यहां पे लग जाएगा नेगेटिव सेमी डेफिनेट, नेगेटिव सेमी डेफिनेट। अब है केस 5, इनडेफिनेट का, इनडेफिनेट का।
इनडेफिनिट में ये सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। अगर ए बी बी सी अगर नेगेटिव आ जाता है, जीरो नहीं, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव, तब हम कहेंगे इनडेफिनिट, चाहे ए और सी कुछ भी हो। तो बच्चे हम लोग कहेंगे इसको इनडेफिनिट। तो याद हो गया कि चाहे पॉजिटिव डेफिनेट हो, नेगेटिव डेफिनेट हो, या सेमी डेफिनेट हो, या जो सेमी डेफिनेट की वजह से बस एक ही चेंज हो रहा है कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो एक्सेप्ट होने लग रहा है। लेकिन अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये ए और सी पे डिपेंड कर रहा है। ए और सी क्या है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट है। ए और सी पे डिपेंड कर रहा है। ए और सी दोनों का साइन सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। अगर दोनों का साइन अलग अलग हो गया तो ये अपने आप डिटर्मिनेंट क्या आने लगेगा? नेगेटिव आने लगेगा। तो अब इस पे क्वेश्चन करना कैसे है? जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं और एक क्वेश्चन फिर आपको करना होगा। 4x² प्लस 8xy प्लस 5y²। तो इसमें a कितना हो गया? कंपेयरिंग विथ लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ fxy इज इक्वल टू ax² प्लस 2bxy प्लस cy²। we get a is equal to 4, 2b is equal to 8 और c is equal to 5। देख रहे हो? x² का कोफिशिएंट 4, x² का कोफिशिएंट a, फिर है y² का कोफिशिएंट 5, इधर y² का कोफिशिएंट c 8, 2b। तो इससे हमें मिल गया b is equal to 4, a is equal to 4, c is equal to 5। अब हम a और c के बारे में पता है कि a is greater than 0, c is greater than 0। बहुत अच्छा साइन है ये तो, दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डेफिनेट आने के चांसेस हैं। लेकिन पहले एक बार ये भी तो चेक करें, डिटर्मिनेंट भी। अभी तो हाफ कंफर्मेशन हुई है। 4 b की जगह पे 4 4 5, 5 4 जा 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4। चलो गुड न्यूज है, ये भी पॉजिटिव आ गया। हेंस आवर एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव डेफिनेट। मतलब ये कोई भी दुनिया की कोई भी वैल्यू डाल दो एक्स और वाई की जगह, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। समझ में आई बात? समझ में आई? तो एक क्वेश्चन दे करने को, 6xy माइनस 9y² माइनस x²। इसको ट्राई करना है आप लोगों को, ट्राई करो। देखो बच्चे, सबसे पहले ना इसको अरेंज करना है। अरेंज बोले तो f(x,y) इज इक्वल टू पहले x² वाले टर्म को लिखना है, फिर x इंटू वाई वाले टर्म को लिखना है, फिर y² वाले टर्म को लिखना है। अब फिर से उसी तरीके से कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2bxy प्लस cy²। वी गेट, हमें क्या मिल रहा है? a इज इक्वल टू -1, 2b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू -9। a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -9। तो a भी नेगेटिव मिला, c भी नेगेटिव मिला, और a b b c को चेक करेंगे तो a है -1, b है 3, 3 माइनस 9, तो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 0 चलेगा? 0 की वजह से ये क्या आ रहा है बताओ? नेगेटिव तो इन दोनों की वजह से आ रहा है, और सेमी डेफिनेट डिटर्मिनेंट 0 आने की वजह से हो रहा है। तो नेगेटिव सेमी डेफिनेट। तो इसी तरीके के क्वेश्चन है, कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन है तो वो आपको असाइनमेंट में मिलेंगे। कॉन्सेप्ट में इतना ही बताया जाता है, कुछ और होंगे जिसमें कंस्ट्रेंट आएगा, एक एच फंक्शन भी आएगा, वो आपको असाइनमेंट में मिलेगा। तो अब चैप्टर 15 का होता है कॉन्सेप्ट खत्म। अब आपको करना क्या है? तो आपको असाइनमेंट करना है और पीपी करना है। तो बच्चे अब हम लोग मिलेंगे असाइनमेंट और पीपी में, और फिर टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में भी चलेंगे। तो पहले आप असाइनमेंट और पीपी कर लो, फिर टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज करना, तो फिर तब आपको आसान लगेगा। ठीक है? तो फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट के साथ।
टिल देन बाय बाय बाय। और अगर आपको चैप्टर 15 सही लगा तो फिर चैप्टर 16 से तो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो फिर आपको हमारा फुल कोर्स मिलेगा। ठीक है बच्चे? और अगर कोई भी क्वेरी आती है तो एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9311377321, उस पर आप कॉल करके या मैसेज करके, कॉल जनरली हम लोग नहीं उठाते क्योंकि बिजी होते हैं काम में, आप मैसेज करोगे तो मैसेज का जवाब हम लोग जरूर देंगे। तो आप मैसेज करके फिर आप अपना कॉल टाइम पे बुक कर सकते हो, फिर बातें भी कर सकते हो, जब हम लोग फ्री होंगे तब आपको कॉल बैक कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी कंफ्यूजन वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर चैप्टर 15 कॉन्सेप्ट क्लासेस। अब मिलेंगे बच्चे हम लोग असाइनमेंट में। टिल देन बाय बाय बाय।